हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आप भी बिहार स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले हमको जरूरी हो जाता है ये जानना कि हम इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, पेपर किस तरह का आता है, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, एग्ज़ाम का ओवरऑल प्रोसेस क्या है। तो आइए हम ये समझते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जो कि 2026 यानी कि इस ईयर का एडवर्टाइजमेंट है स्टेट के लिए। तो जैसा कि शायद हमको पता है सभी लोगों को कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पार्ट में एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 9-10 के टीचर के लिए होता है, जिसमें कि हमको ग्रेजुएशन चाहिए, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड होना चाहिए हमको, ठीक है। और पेपर 2 जो कि 11-12 के लिए टीचर बनते हैं इस एग्ज़ाम को, इस पेपर को क्लियर करके, तो उसके लिए पीजी होना ज़रूरी है और साथ में बीएड होना ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है ये दो पेपर का अलग अलग 9-10 के लिए और 11-12 के लिए ये अलग अलग पेपर होता है, अलग अलग दिनों में। टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 150 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से कि 100 मार्क्स आपके किसी खास सब्जेक्ट से, जिस भी सब्जेक्ट का आप चुनाव करते हैं, जिससे आपने पढ़ाई की, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और साथ में ना पेडागोजी जो शिक्षण कला है, उससे टोटल 50 मार्क्स का आता है। तो ओवरऑल ये बन जाता है 150 मार्क्स, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं इसमें। तो पेपर 1 में जो 9-10 के लिए है, उसके लिए टोटल लगभग 16 सब्जेक्ट्स हैं, 16 सब्जेक्ट हैं। और एलिजिबिलिटी जो मिनिमम है वो है 50% के साथ, 50% मार्क्स के साथ आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा और साथ में बीएड होना चाहिए, ये है। और इसी तरह ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि मिनिमम क्राइटेरिया यही है। कुछ मार्क्स ऊपर नीचे हैं किसी किसी सब्जेक्ट में, बट ओवरऑल यही है, ठीक है। और साथ में ना ये जो पेपर है ऑब्जेक्टिव नेचर का है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और साथ में इसके अलावा यही है कुछ पेपर 1 के लिए। पेपर 2 में फिर से कुछ ये सारे पेपर्स हैं, जो कि पहले भी बताया मैंने कि 29 पेपर हैं टोटल। और इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि पीजी और साथ में बीएड, ठीक है। ये तो मिनिमम है, ये होना ही चाहिए। और जो पेपर 1 के लिए कुछ हाँ, यहाँ पे कुछ बातें हैं कि गणित के लिए अगर मैथ्स टीचर कोई बनना चाहता है तो भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय से कोई 2 विषय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। और साथ में ना इंजीनियरिंग वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में मैथ्स लगभग 4 साल पढ़ते ही हैं। 4 साल में मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना ही होता है। तो ये है। बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सम्मिलित माना जाएगा बीसीए की योग्यता वाले भी। इसके अलावा विज्ञान में जो बॉटनी है, जूलॉजी है, इसके अलावा इंजीनियरिंग के साथ में अगर विज्ञान आपने पढ़ा है, क्योंकि उसमें भी फर्स्ट ईयर लगभग साइंस ही पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री होता ही है उसमें भी। और साथ में आगे के सालों में भी हम साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ते ही हैं वहाँ भी, ठीक है। इसके साथ में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी ये भी है। तो ये रहा पेपर 1 का। पेपर 2 भी हमने लगभग देख लिया कि इसमें खासकर ना कंप्यूटर साइंस में अगर बात करें पेपर 2 में, तो इसमें आपको बी मतलब अगर आपने बीटेक या बीई कर रखा है, उसके अलावा अगर आपने एआईसीटी से मान्यता प्राप्त किसी कॉलेज से आपने बी या बीटेक की उपाधि हासिल कर लिखी है, आपने साथ में पीजीडीसीए कर रखा है, ठीक है। तो बी बीटेक और साथ में पीजीडीसीए ये आपने कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आपने एमसीए कर रखा है, ठीक है। एमसीए रखा है कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, यानी कि आपने एमटेक ले रखा है कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपने एमसीए कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और साथ में अगर आपने बीसीए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस बीसीए, और बीसीए के साथ में एवं ये जरूरी हो जाता है कि बीसीए के साथ में अगर आपने पीजी कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, बीसीए के साथ में अगर आपने पीजी कर रखा है, केवल बीसीए नहीं, बीसीए के साथ में पीजी होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए। तो पीजी अगर आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। साथ में सबसे लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट जो बात ये है कि कंप्यूटर साइंस में आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मतलब पीजीडीसीए और साथ में किसी भी सब्जेक्ट में आपने पीजी कर रखा है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास अगर पीजी और साथ में आपने पीजीडीसीए कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करने के लिए, ठीक है।
तो ये रहे सब्जेक्ट्स। इसके अलावा जो पेपर 2 है वो अलग अलग दिनों में होता है पेपर। ऑनलाइन एग्ज़ाम है ये, CBT मोड में। तो आपको ये बात है। उसके बाद ये फ़ी है जो भी आपको पे करना होता है पेपर 1 के लिए 960 और पेपर 2 के लिए 760, और अगर दोनों अप्लाई करते हैं तो ये है पेपर 1 पेपर 2 दोनों। इसके अलावा जब एग्ज़ाम हो जाएगा आपका तो नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन है क्या? तो एक्चुअली ये CBT एग्ज़ाम है और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कैंडिडेट्स ज़्यादा होने के चलते एग्ज़ाम के बाद नॉर्मलाइज किया जाता है, क्योंकि अलग अलग दिनों में हो सकता है कि डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर नीचे हो, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको एक नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए नॉर्मलाइज़ किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी स्कोर आएगा वो आपका स्कोर होगा। अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम के बाद आपको एक आपका पेपर रिलीज़ किया जाता है ऑनलाइन, PDF में आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपने टिक लगाया है। तो जो भी क्वेश्चन को आपने मार्क कर रखा है ना, वो PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में डाउनलोड हो जाता है तो वहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो वो जो स्कोर आता है जो आपने लगा रखा है वो रॉ स्कोर है हमारा। तो मान लीजिए रॉ स्कोर 76 हमने ऐड कर रखा है और हम ये मान के चलते हैं कि 75 पे हमारा पासिंग मार्क है, 76 आ रहा है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपको 74.90 आता है, मतलब 0.10 मार्क्स कम आते हैं 75 से, तो आप फेल माने जाएंगे, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के लिए जो पासिंग मार्क है वो मिनिमम 75 है। तो अगर 0.10 भी आपका कम है या कुछ भी कम है तो आप फिर पास नहीं हो पाते। CBT एग्ज़ाम है 2.5 घंटे का, ठीक है। तो यहाँ आपने देख रखा है कि 2 पार्ट में ये पेपर बँटा होता है। पेपर जो किसी भी आप TGT के लिए, PGT के लिए 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट, 50 मार्क्स का पेडागोजी और भी डिफरेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा 3 प्रोसेस में है ये टोटल अप्लाई करने का प्रोसेस। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, सेकंड जो स्टेप है उसमें आप फॉर्म भरते हैं, थर्ड में आप पेमेंट करते हैं। तो पंजीकरण में आप केवल नाम नॉर्मल भरते हैं, नाम अपना माता पिता का नाम, ये सब। OTP जाएगा, OTP वाला फॉर्म भरते हैं। फॉर्म में आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने होंगे, अपलोड करने होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरह के हैं जिसमें कि आपको 10 का मार्कशीट चाहिए, 12 का मार्कशीट अंक पत्र चाहिए, ग्रेजुएट, PG अगर आपने कर रखा है, BEd, कोई अन्य आपके पास सेक्शन की योग्यता है, तो अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो ये सब आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको अपलोड करने होंगे। इसके अलावा कुछ और बातें हैं कि एक बार आप प्रीव्यू पे ज़रूर ही क्लिक करके देख लेंगे। अगर फॉर्म भरने के बाद जो प्रीव्यू का बटन आता है जिसमें कि आप टोटल ऊपर से नीचे तक एक बार रिव्यू कर लेंगे कि आपने जो भी भरा है वो सही है कि नहीं। यूज़र ID पासवर्ड संभाल के रखना है। संभाल के रखना इसलिए क्योंकि इसी के मदद से आप आगे जाके इसको देख पाएंगे, अपने PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, जो भी आपने टिक लगाया हुआ है उसको। और यही है बात है। एग्ज़ाम के बाद आपको PDF आएगा, डाउनलोड करेंगे, आप अपना स्कोर देखेंगे, उसमें जांचेंगे। और हाँ, एक बात और, स्कोर जो भी आता है आपका, मान लीजिए 74 आ रहा है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर सही है बट उसमें गलत दिखा रहा है, ठीक है। आपने उसका लगाया तो सही था, लेकिन जो आंसर वहाँ पे दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है, तो आपको मौका दिया जाता है रिव्यू करने का। आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। रिव्यू के लिए आप अप्लाई करने के लिए कुछ फ़ी होता है, नॉमिनल सा फ़ी, जो कि देख लीजिए उस समय आएगा फ़ी कितना जमा करना होता है। तो पर क्वेश्चन के हिसाब से कुछ जमा करना होता है फ़ी, आप जमा करते हैं, रिव्यू करके फिर जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। लेकिन एक बात मान के रखना है कि नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ भी सकता है, स्कोर नीचे भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, एक बात और, EWS वाले जनरल में ही अप्लाई करेंगे, EBC में कंफ्यूज नहीं होना है। EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ये, और EWS श्रेणी यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है ये, ठीक है। तो EWS वाले जनरल में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्कोर कार्ड में आप मैच करेंगे स्कोर अपना। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट के बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके शहर में ही किसी स्कूल में वो बांटा जाता है, तो वहाँ से जाके आप रिसीव कर सकते हैं। अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखिए, वो सब दिखा के आपकी कॉपी ले जाना पड़ेगा एडमिट कार्ड का, वहाँ जमा करना होता है और फिर आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि जो भी कन्फ्यूजन है आपके क्लियर होंगे। और हाँ, जो पासिंग मार्क्स हैं इसमें उत्तीर्णांक, जिसको कि पासिंग मार्क कहते हैं, तो 150 नंबर का एग्ज़ाम है। जनरल के लिए 50% मार्क्स चाहिए, यानी कि 75 सॉरी
हाँ 75 चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग है 45.5 यानी कि 68.25 के आता है आसपास में नंबर चाहिए। 42.5 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो कि 63.75 आता है। और बाकी अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग और महिला जो वीमेंस हैं उनके लिए केवल 60 मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम है। तो 60 या 60 से अब आता है तो आप पास कंसिडर किए जाएंगे स्टेट एग्ज़ाम में। ओके, सो आई होप कि जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगा एंड पढ़ाई करिए। थैंक यू।